मैं आपको ले चलता हूँ उस दौर में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 1984 में। बहुत सारे लोग यहाँ पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, हमको याद है उस दौर की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक नारे के साथ चुनाव में गई। इंदिरा गांधी की हत्या के एकदम बाद जो चुनाव हुआ लोकसभा का, राष्ट्र की एकता और अखंडता के नाम पर वोट मांगे कांग्रेस ने। उस वक्त ये लग रहा था कि देश टूट जाएगा और इस देश को एकजुट रखने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को मदद की जाए या उसको सपोर्ट किया जाए। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो चुका था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे और भारत की जनता ने सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए थे दिल्ली में, कलकत्ता में, कानपुर में, कलकत्ता में तो नहीं होने दिए गए थे, दिल्ली, कानपुर और पूरे तमाम जगहों पे, अल्मोड़ा में भी हुए थे। बहुत सारे सिख लोग जिंदा जला दिए गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज पर हमला हुआ था और एक दुश्मन हम लोगों को मिल गया था। अब ये जो सिख है ये दुश्मन है। आम लोगों को ये दिमाग में आ गया था कि ये देशद्रोही है, कि इन्होंने इंदिरा जी की हत्या कर दी। उस वक्त दूसरा दुश्मन कोई और नहीं था। बार बार शायद हमारे दुश्मन बदलते रहते हैं। एक दुश्मन चाहिए, आज ये है तो कल वो है तो कल वो है, ताकि बाकी लोग गोलबंद होकर के उस दुश्मन पे हमला कर सके। एक डार्ट जो बोर्ड होता है ना, इसमें आप डार्ट मारते रहें। जो चुनाव का नतीजा आया उसमें राजीव गांधी को फुल मेजोरिटी मिली, 400 से ज्यादा सीटें, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एम कर रही है या पार्टी एम कर रही है कि इस अब की बार 400 पार। उस वक्त राजीव गांधी 400 पार हो गए थे, रोलर मेजोरिटी मिली थी। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा में थे, ऐसा मुझे याद आता है। और उसके 86, 87, 88 2-3 साल बीतते बीतते जब राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन की उपाधि दी गई, ईमानदार और सुदर्शन, ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला शायद हिंदुस्तान को जो जीन्स पहन के और हैट लगा करके और टी शर्ट पहन करके नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल अरुणाचल प्रदेश और मेघालय वगैरह वगैरह जाते थे वो, और उनकी पिकनिक वाली तस्वीरें छपती थी। और तमाम नौजवान हिंदुस्तान का उस वक्त बिल्कुल राजीव गांधी के रंगों में रंगा हुआ था। वो रंग उतर गया 2 साल 3 साल के अंदर ही। और वो दौर था जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत। मैं जब जनसत्ता अखबार ज्वाइन किया था उस वक्त राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स के आरोप लगने शुरू हुए थे कि राजीव गांधी ने 64 करोड़ रुपए की दलाली बोफोर्स कंपनी से ली। ये आरोप लगने शुरू हुए थे और विपक्ष जो बिल्कुल गया गुजरा मरा हुआ विपक्ष था, घुटने टूट चुके थे, उसने इसको लपक लिया। और उस विपक्ष में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जितनी गैर कांग्रेसवादी पार्टियां थी वो सब उसमें मौजूद थी। और उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा बना करके, राष्ट्रीय मोर्चा ही नाम था शायद पीसी भाई को, दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें लेफ्ट विंग से लेकर के राइट विंग तक सब इकट्ठा हो गए। कम्युनिस्टों से लेकर के और एक्सट्रीम कम्युनिस्टों से लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और ये सब लोग इकट्ठा होकर राष्ट्रीय मंच बनाया था, जो राजीव गांधी के खिलाफ नारे लगाता था, गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है। 64 करोड़ रुपए का बोफोर्स। और राजीव गांधी ने एक तरह से घबरा करके रिएक्शन हुआ या पैनिक हुआ, एक के बाद एक ऐसे कानून वो लेके आए जिन कानूनों का अभी मैंने थोड़ा जिक्र किया, उससे भी सिनिस्टर कानून वो लेके आए। कौन से कानून थे? उसका नाम था, जो पत्रकारों पर खास तौर पे उसको दबाव डालने के लिए था, मेरे दिमाग से उतर रहा है वो, एंटी डिफेमेशन बिल था वो। एंटी डिफेमेशन बिल, यानी आप किसी को अगर डिफेम करने के लिए कोई खबर छाप रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगी। दूसरा एक था पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल, आपकी चिट्ठी पर नजर सरकार रखेगी, और ये कानूनी अख्तियार उसने ले लिया था या लेने वाले थे, ड्राफ्ट बिल था। इस तरह के एक तरफ तो कानून बन रहे थे, दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार था उस वक्त, उसके इमारतों पे छापे पड़ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की इमारत पे इनकम टैक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी शायद, इन लोगों ने छापे मारने शुरू किया, और मैं विटनेस हूं उसका, मैं ट्रेनी रिपोर्टर था शायद। सब हमको बाहर, इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग जो दिल्ली में है, हमको अंदर, बाहर से अंदर जाने की और अंदर से बाहर आने की इजाजत नहीं थी, सील कर दिया गया था। और एक एक जो अधिकारी हैं, एक एक सब फाइल देख रहे थे
और पता कर रहे थे कि यहाँ क्या गड़बड़ियाँ उस दौर में था। उस दौर में मैं जनसत्ता में काम करता था, प्रभाष जोशी हमारे संपादक थे, और हम इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिज्म का एक गढ़ समझते थे। हमारी समझ थोड़ी कच्ची थी, आप समझ में आता है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस एंटी एस्टैब्लिशमेंट अखबार नहीं, एंटी कांग्रेस अखबार था। क्योंकि जब राजीव गांधी कमजोर होते चले गए, उनके खिलाफ आरोपों का एक अंबार लग गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह विपक्ष की एक धुरी बन गए, सरकार से बाहर निकले, उन्होंने वाम और दक्षिण दोनों को साथ लेकर के सरकार बनाई। और जब दक्षिण पंथ को यह लगा कि अब उसका पूरा हिंदुत्व का एजेंडा खत्म होने वाला है, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया था, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया बाद में, और आडवाणी की वो यात्रा चली सोमनाथ से अयोध्या तक, जो अब 22 जनवरी को भव्य मंदिर का वहां उद्घाटन होने वाला है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो वो एक यात्रा वहां से शुरू हुई। उस दौर में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की, अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक संपादकीय लिखा। तमाम छात्र, नौजवान, बेरोजगार, नीची जातियों के वो सड़कों पर उतर आए, सेल्फ एमोलेशन करने लगे, बहुत सारा आंदोलन हुआ, एंटी मंडल एजिटेशन जिसको बोलते हैं। अरुण शौरी ने उस वक्त जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई, उन्होंने एडिटोरियल लिखा, सीधे स्टूडेंट्स, सीधे छात्रों को संबोधित करते हुए, स्प्रेड दी एजिटेशन। आग लगी हुई है, आप उस आग में पानी डालने की बजाय, उसे ठंडा करने की बजाय, उसे समझाने की बजाय उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं और कह रहे हैं स्प्रेड द एजिटेशन। अरुण शौरी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, और मेरी कोई औकात नहीं है कि अरुण शौरी की पत्रकारिता पे मैं सवाल करूं, लेकिन बहुत जरूरी होता है कई बार सवाल करना, क्योंकि उस दौर की हम बात कर रहे हैं, मीडिया और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मैं ट्रेड रिपोर्टर था, ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की कॉल दी थी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में, पछावत को लेकर के, या उससे पहले कुछ मसला था। अरुण शौरी ने, जिनकी नई नई नौकरियां लगी हैं मुझ जैसे लोग, उन सब लोगों को मैसेज दे दिया गया कि आप हड़ताल तोड़ने में शामिल हुई, अगर नहीं होते तो इशारे से समझा दिया गया कि आपकी नौकरियां गई। तो इसको तमाम नौजवान, आज भी अगर कोई नौकरी के लिए कोशिश करता है तो उसको इस तरह की धमकी दी जाएगी तो बिल्कुल वो खामोश हो जाएगा। जितने पत्रकार थे, मंगलेश डबराल हमारे अग्रज मेरे साथ, हमारे साथ काम करते थे, मतलब वो रविवार के संपादक थे, रविवारी पत्रिका जो होती थी जनसत्ता की, उन समेत वहां से लेकर, उतने वरिष्ठ से लेकर के, मैं ट्रेनी रिपोर्टर था, मैं भी उस कॉल में आया। हड़ताल के खिलाफ हमने काम किया। तो ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है पत्रकारों की, वहां की, उनकी, किसी का मोबाइल अगर फोन बज रहा है तो थोड़ा सा बंद कर दे, अच्छा रहेगा, या मशीन बचा, कैमरा कह रहा है कि वो इसमें टेप खत्म हो गया शायद। 3:55 हो चुके हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख के, मैं अभी जनसत्ता की बात कर रहा हूं, 2 मिनट आउटलुक की बात करूंगा और फिर बीबीसी में आऊंगा, उसके बाद मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करूंगा, फिर आप। उस दौर में अरुण शौरी ने जब ये कहा कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती थी पत्रकारों की, वर्किंग जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, उस पर सवालिया निशान लगा दिया। उनको हाथ मरोड़ करके कहा कि आप हड़ताल तोड़िए, ट्रेड यूनियन के साथ मत जाइए, कलेक्टिव बार्गेनिंग खत्म कीजिए। और बाद में जो पत्रकारिता में आज कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो इंस्टीट्यूशन जो है ट्रेड यूनियन का, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसकी शुरुआत उन्हीं दिनों में हुई। तब न तो पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, न नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लेकिन वो शुरुआत हो गई थी। और जब भी ट्रेड यूनियन पर सवाल उठता है तो जो ट्रेड यूनियन लीडर्स होते हैं, उनको ट्रेड यूनियन के मेंबर्स से ही उन पर सवालिया निशान लगाने शुरू करते हैं।
अरे ये तो नेतागिरी करने वाले हैं, इनको पत्रकारिता से क्या लेना देना। क्या करता है? नेतागिरी करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जनतंत्र का एक बहुत ही सॉलिड पिलर है। जैसे पार्लियामेंट है, जैसे विपक्ष है, जैसे सत्ता पक्ष है, फौज है, मिलिट्री है, न्यायपालिका है, वैसे ट्रेड यूनियन भी। इट्स अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब आप उस पर सवालिया निशान लगा देते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी संस्थान को, किसी भी व्यवस्था पर आप सवालिया निशान लगा दीजिए और कह दीजिए कि ये घटिया है, तो आप सबसे पवित्र चीज का नाम लीजिए, उस पर सवालिया निशान लगा दीजिए, आने वाली पीढ़ियां अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लेंगी। जैसे सेक्युलरिज्म, एक जमाना था जो सेक्युलर होना एक बड़ी अब फख्र की बात होती है। आपका संविधान जो है, आपको सेक्युलर संविधान दिया गया है। आप सत्ता किसी एक धर्म के, किसी एक संप्रदाय के पक्ष में नहीं होगी, सरकार किसी के पक्ष में नहीं होगी। यह सेक्युलरिज्म था। लेकिन सेक्युलरिज्म पर जब अटैक करना शुरू किया लाल कृष्ण जी ने, आडवाणी जी ने, उन्होंने कहा कि ये स्यूडो सेक्युलर है और ये असल में नुकसान करते हैं। आज ये जो पॉलिटी आज की हमारी है, उसमें सेक्युलर अपने आप को कहने वाले लोग, फख्र से कहने वाले बहुत कम बचे हैं। जो सेक्युलर हैं भी, वो भी कहते नहीं है। अब ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये मेजॉरिटेरियनिज्म के इस तरह से ट्रैप में फंस चुके हैं कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को कहें कि हाँ, गर्व से कहो हम सेक्युलर हैं। इसकी इसकी बुनियाद जो है तब पड़ चुकी थी। इंडियन स्टेट सॉफ्ट स्टेट है, यह भी आडवाणी ने कहा था कि भारत का जो स्टेट है ना, कोई भी आके चला जाता है, कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते हैं, इंडियन स्टेट को सॉलिड होना चाहिए। जब वो होम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि हम लोग हॉट परस्यूट करेंगे। हॉट परस्यूट मतलब ये है, पता नहीं उस वक्त उनका बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, उन्होंने बाद में उसको जस्टिफाई भी किया, कहा था कि उस तरह की बात नहीं है। हॉट परस्यूट मतलब आप दूसरे मुल्क की सीमा का उल्लंघन करके पार जाके अपने दुश्मनों को मारेंगे, हॉट परस्यूट है। टेररिस्ट का हॉट परस्यूट, उनके पीछे गए, वो किया। तो उस वक्त इंडियन स्टेट इतना मजबूत नहीं था अकॉर्डिंग टू उनके, तो सॉफ्ट स्टेट मांगते थे। अब आज सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुई हैं, वो एक इंडियन स्टेट के जो बदलता हुआ नेचर है उसका प्रतीक है। उन तमाम चीजों में, उन तमाम व्यवस्थाओं में, जैसे सेक्युलरिज्म है, जैसे ट्रेड यूनियनिज्म है, उन पर सवालिया निशान लगा के उनको धीरे धीरे कमजोर किया गया। और उस दौर की पत्रकारिता में जो भी लोग होंगे, उन्होंने अपनी आंखों से सबको देखा होगा। आउटलुक में जो मेरे अनुभव रहे, अब मैं आउटलुक में आता हूं। आउटलुक में जब मैं था, हिंदुस्तान जैसा आज है वैसा तब नहीं था। नेहरू का असर उस वक्त था, यानी उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन पर भी नेहरू का असर था। उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में जब उसका गठन हुआ, अपना केंद्रीय नारा गांधीवादी समाजवाद बताया। गांधीइज्म और सोशलिज्म, जो आज आप सोच भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी गांधीवाद को, गांधी को तो मानते हैं, लेकिन गांधीवादी समाजवाद की बात कोई नहीं करेगा। कैसे कैसे चीजें बदली। अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ एक इंटरेक्शन करने का मुझे भी मौका मिला। उस दौर के एक खास तौर पे कांग्रेस जब स्थापित पार्टी थी, और उस दौर में जो पत्रकारिता करते हुए कांग्रेस के लीडर्स से, कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते थे, तो ये लगता था कि कांग्रेस वालों को ना किसी चीज का असर नहीं पड़ता है। आलोचना कितनी करते रहिए, आप उनके खिलाफ कुछ भी लिखिए, वो मुस्कुराएंगे, आपको इनवाइट करेंगे, बात करेंगे, एक्सेस देंगे, सब कुछ करेंगे, आपको ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी कर देंगे। अरे पार्टी के भीतर ये चल रहा है, पार्टी के भीतर वो चल रहा है। आलोचना के प्रति सेंसिटिव नहीं थे। गैंडे की खाल है, उनके खिलाफ कुछ भी लिख दीजिए, कुछ नहीं होगा, इस तरह की हमारी समझ उस वक्त बनी थी। हमें मालूम नहीं था कि चीजें किस कदर बदलने वाली हैं। आपको एक्सेस ही बंद हो जाएगा, आप सूचना तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो आप वो सूचना इकट्ठा करके, पत्रकारिता धर्म का निर्वाह करके आगे कैसे बढ़ाएंगे, जनता को कैसे इंफॉर्मेशन देंगे। इस दौर में पूरी वो सूचनाओं का जो
सिलसिला था, फ्री फ्लो उनका बंद हो गया और एक खास तरह की सूचनाएं का फ्री फ्लो दुगना तिगुना बल्कि 100 गुना हो गया। मैं लोगों से पूछता हूं, जैसे मैं सड़क पे चलता हूं या ऑटो वालों से बात करता हूं, कुछ करता हूं, सबको ये तो मालूम है जोधपुर में कन्हैया लाल का मर्डर किया, वो सबको मालूम है। एक व्हाट्सएप में आया है, कन्हैया लाल का इन लोगों ने मर्डर कर दिया, इन लोगों ने। मैंने कहा अच्छा भाई, आपको शंभूलाल रैगड़ का नाम याद है? किसी को नाम नहीं। शंभूलाल रैगड़ जिसने वीडियो में एक कत्ल किया, अभी वो गिरफ्तार है। व्हाट्सएप से वो या दूसरी सोशल मीडिया से वो चीजें नहीं फैली। एक खास तरह की इंफॉर्मेशन तमाम तरह लोगों तक पहुंचती है और एक खास तरह की इंफॉर्मेशन कुछ कम लोगों तक पहुंचती है। एक ऐसा सिस्टम है जो जिसके बारे में हमें अलर्ट होना बहुत जरूरी है। तो वाजपेयी, उनसे उस वक्त दौर में मैं ऐसे सवाल कर सकता था जो आज किसी से नहीं कर सकता हूं। लखनऊ से वो पर्चा भर रहे थे, उन दिनों वो विपक्ष में नहीं थे, मुझे लगता है पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका ओहदा, वाजपेयी जी का ओहदा बहुत बड़ा था। उन दिनों भी ये कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई थी कि वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहे या ना कहें उसी से तय होगा कि आप राष्ट्रवादी हैं या नहीं। अगर आप वंदे मातरम गाएंगे तो आप राष्ट्रवादी हैं, वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो आप राष्ट्रवादी नहीं है। तो किसी को अगर कॉर्नर में डालना हो तो वे वंदे मातरम गाओगे या नहीं गाओगे। एक और कंट्रोवर्सी उस वक्त थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये राष्ट्र सनातन है, हिंदुस्तान जो है, भारतवर्ष सनातन राष्ट्र है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, इस राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है? तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही कोई नेता थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, या फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन के कोई थे, कि राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता। महात्मा गांधी राष्ट्र के बुजुर्ग हो सकते हैं, राष्ट्र पिता नहीं हो सकते। हम उस दौर में कुछ भी सवाल इस बात की आजादी महसूस करते थे कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरसिम्हा राव हो, जो भी सामने आए, हमारा धर्म था पत्रकारिता का सवाल पूछना, बिना कांग्रेस, बिना कम्युनिस्ट, बिना इनकी परवाह किए हुए। अटल बिहारी वाजपेयी पर्चा भर रहे थे लखनऊ में, मैंने उनसे, पत्रकारों की भीड़ में मैंने पूछ लिया उनसे, हाँ ठीक, चाहे वो ठंड भी हो रही है ना थोड़ी सी, हाँ नहीं मुझे नहीं और नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाय बढ़ जाए, नहीं कुछ, अब पानी मिल जाए तो अच्छा ही। चाय वो ना चाय नहीं चाहिए, नहीं पानी, नहीं चाय बढ़ जाए तो फिर मैं वो बात शुरू करता हूँ। 4:05 हो गए, मुझे समय का भी ख्याल है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से हमने सीधे सवाल पूछा, मैंने कहा क्या आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं? और अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैं आज भी वो शब्द याद हैं, उन्होंने कहा इस राष्ट्र का जब पति हो सकता है तो राष्ट्रपिता क्यों नहीं हो सकता? लेकिन अब देखिए, उन्होंने ये बात मेरे सवाल का जवाब दिया, उसके बाद क्या कहा उन्होंने, अपने लफ्ज़ में बोलते थे, बट इट्स अ लोडेड क्वेश्चन, अंग्रेजी में कहा थे, इट्स अ लोडेड क्वेश्चन। तो मैं, खैर वो बात तो आई गई होगी, नाराज भी हो गए थे थोड़ा, लेकिन मुझे अच्छा लगा, पत्रकार के सवालों का जवाब तो फेस कर रहे हैं आप, आपको पत्रकारों के सामने जाने में घबराहट तो नहीं हो रही है। और मेरे जैसे पत्रकार जो रिपोर्टिंग करके अपना दाल रोटी का खर्चा चलाते हैं, उनसे क्या घबराना? उनके सवालों का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आपसे ज्यादा भयभीत इंसान और कोई नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भयभीत नहीं थे, मेरे सवाल का उन्होंने जवाब दिया और साथ में मुझे हटाया भी। इट्स अ लोडेड क्वेश्चन, वो उनका अधिकार था कहने का, पत्रकार का अधिकार, अगर आपको लोडेड क्वेश्चन पूछने का है तो जिससे पूछा जा रहा है उससे भी कहने का अधिकार है कि आप ये इसके पीछे सोच क्या है, आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि मैं कहूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपति नहीं हो सकता, उसके बाद हेडलाइन बनाएं आप, ये उनका नेता था। इस तरह के जो नेता थे, जो किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रीम से, आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम से आए हों, ये हुआ करते थे। अब एक ऐसी मोटी दीवार पत्रकारों और सत्ताधीशों के बीच में बन चुकी है, जिसको भेदना तभी मुमकिन होगा जब आप दीवार के उस पार चले जाएं, हाथ मिला लें, उनके हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें,
उनसे सवाल ना करें, उनकी जो योजनाएं हैं उनकी स्क्रूटिनी करना बंद कर दें। अपना पत्रकारिता धर्म का जो निर्वाह है, देखिए धर्म की अभी आजकल बहुत चर्चा होती है। धर्म, छिपकली एक कीट को खाती है, पतंगे को, वो छिपकली का धर्म है। वो चोरी करना चौर कर्म कहा जाता है, संस्कृत के बड़े विद्वान कहते हैं, वो धर्म है उसका। सवाल करना, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उनसे सवाल करना पत्रकारिता का धर्म है। नहीं तो आप सरकार की वो पीआर एजेंसीज होती हैं, पीआईबी है सब, जो सरकार का गान गाती है और उनको इसीलिए पैसा मिलता है, वहां ज्वाइन कर ले, पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? हमने ये सीखा, मेरे 2 संपादक हुए हैं जिनको मैं मानता हूं, प्रभाष जोशी और विनोद मेहता। इन दोनों से हमने ये सोचा, अगर सवाल करना बंद कर देंगे तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, ना कीजिए, आप कुछ और कीजिए। मैं कुछ समय के लिए जयपुर में विजिटिंग प्रोफेसर हो गया था मीडिया का, हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी में। वहाँ जो मेरे पहली क्लास ली स्टूडेंट्स को, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स थे और यंग 12th पास करके या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनसे पहला सवाल मैंने पहली बात मैंने यही कही कि मैं जो आपको कुछ बता रहा हूँ, जिसके पास पत्रकारिता का अनुभव है और आप बिल्कुल नए नौजवान हैं, मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूं उसको आप शक कीजिए, उस पर शक कीजिए, उसको स्क्रूटिनी कीजिए, उसको चैलेंज कीजिए। क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, मेरी ग्रे दाढ़ी हो चुकी है और मेरा इतना अनुभव है पत्रकारिता, मैं जो कह रहा हूं वो ब्रह्म वाक्य नहीं है। और ये मेरे बारे में ही नहीं, ये जितने प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी, आप सबसे सवाल कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी चीज होती है जो हमको स्कूल से सिखाई नहीं जाती। गुरु शिष्य परंपरा में क्रिटिकल थिंकिंग, आप कैसे अपने गुरु से सवाल कर सकते हैं? प्रोफेसर इतना अनुभवी आदमी है, उसने इतनी पत्रकारिता के झंडे गाड़े हैं, आप ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं? मैंने कहा भूल जाइए, आप पत्रकार तभी बनेंगे आज जब अपने प्रोफेसर को चैलेंज करेंगे, तब आप कल आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके नीति नियंता हैं, आपके एमपीज, एमएलएज या सरपंच और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनको तब आप सवाल करेंगे जब आज सवाल करने की हिम्मत करेंगे। और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। हवा में सवाल करना अपना मजाक बढ़ाना होता है, जब आपके पास जानकारी नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ आपके पास रेटरिक होता है। अन्याय हो रहा है जी, अन्याय हो रहा है, काहे का अन्याय हो रहा है? आपने कानून पढ़ा है? आपने क्या तथ्य आपके पास हैं? तथ्य आप जुटाइए। स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं मैं, जो अनुभवी लोग हैं वो तो ही हैं, यंग स्टूडेंट्स। तथ्य जुटाइए, स्क्रूटिनी कीजिए, लॉ पढ़िए, उसके बाद सवाल कीजिए। तो अब मैं बीबीसी पे आके अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि मेरी अंतिम तो नहीं कहना चाहिए, अंतिम तो बहुत ही है। नौकरी के है अगर कहा जाए तो बीबीसी 31 जनवरी 2019 को मैंने आखिरी प्रसारण किया था बीबीसी हिंदी रेडियो का। 2020 में सॉरी 19 नहीं, 2020 में, 24 आ गई ना इसलिए। तो बीबीसी में मैं इस जो ये संस्था है बीबीसी, इसकी मैं क्यों इज्जत करता हूं? एक संस्थान के भीतर जब आप काम करते हैं, आप इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करते हैं। कोई बहुत बड़ा इंडिविजुअल होता है, यानी बहुत बड़े विशाल हृदय का होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत ही करुणा उसके अंदर होती है। लेकिन उसी संस्थान में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही क्षुद्र होते हैं, कम जानकारी वाले होते हैं, चाटुकार होते हैं। उन सबसे आपका इंटरेक्शन करना पड़ता है। उनके नजर में आप भी ऐसे ही होते हैं, इन दो कैटेगरी। कुछ हमको भी जो है बहुत विद्वान और ये समझते होंगे, और हमको भी चाटुकार ये समझते होंगे। ये किसी भी संस्थान में आप जब काम करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल जो संस्थान की इज्जत है वो इस वजह से है। एक उदाहरण दूंगा मैं और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 5 अगस्त 2019 जब भारत सरकार ने अचानक ये फैसला किया कि अमरनाथ यात्रा चल रही थी, वहां के तीर्थयात्रियों से कहा गया कि कुछ होने वाला है, सुरक्षा की कुछ हम गारंटी नहीं ले सकते या कुछ, आप चले जाइए वापस। तीर्थयात्रियों को रातों रात वहां से लौटाया गया और अगले दिन घोषणा हो गई कि 370 खत्म कर दिया गया है या उसको वाटर डाउन कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी। और वहां
तुरंत कर्फ्यू जैसे माहौल माहौल हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस लग गई, इंफॉर्मेशन की आवाजाही तुरंत वहां से एकदम ब्लॉक हो गया, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। एक पत्रकार के लिए अगर आप उसकी घाटी दबा दें ना, तो वो सांस नहीं ले पाएगा। वैसा ही होता है इंफॉर्मेशन नहीं मिलना। आपके पास सूचना मिलती रहती है तो आप थोड़ा सा बादल में, थोड़ा सा जमीन से 2 इंच ऊपर चलते हैं। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी, आप में से पत्रकार होंगे कई लोग, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल जाए, एक्सक्लूसिव स्टोरी मिल जाए, उससे बेहतर आपके जीवन में कुछ खुशी नहीं होती है कि आपकी खबर छपे, उस पर लोग चर्चा करें, उसका इम्पैक्ट हो। लेकिन जब आपके पास इंफॉर्मेशन का बिल्कुल सांस, ऑक्सीजन आनी बंद हो जाएगी, तो आप वो उस मछली की तरह होंगे जिसे पानी से निकाल दिया गया है और सूखी धरती पर फेंक दिया गया, आप तड़पते रहे। ऐसी स्थिति हो गई थी पत्रकारों की उस वक्त, क्योंकि इंटरनेट बंद था, वहां क्रैकडाउन हो रहा था, सूचना नहीं आ रही थी। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी तमाम खामियां हैं और जिस पर मैं अभी आऊंगा, इसलिए मैं रेस्पेक्ट करता हूं कि लंदन से बॉसेस ने डिसाइड किया, बीबीसी हिंदी रेडियो का तब मैं एडिटर था, हमारे पास आधा घंटे का प्रोग्राम था, क्योंकि हिंदी रेडियो शॉर्टवेव मतलब उसके ढलान पे था उस वक्त, उरूज पे नहीं था। टाइम आधा घंटे का हमें दिया गया था कि आधे घंटे में आप कीजिए रोजाना का प्रोग्राम, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होता था। यहाँ कमल जी बैठे हुए हैं, सुनती है, पुराने श्रोता हैं आप भी, लोग सभी लोग सुनते थे। बीबीसी जो बॉसेस लंदन में थे, दिल्ली में बैठे हुए बॉसेस ने नहीं, उन्होंने कहा कि अब इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, बीबीसी की वेबसाइट वहां कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई और इंफॉर्मेशन का जरिया नहीं है, रेडियो को कोई बंद नहीं कर सकता है, तो आप आधे घंटे की बजाय 1 घंटे का प्रसारण शुरू कीजिए, जैसे भी कीजिए आप कीजिए। हमारे लिए ये वो तो कहते हैं ना ईसाइयों में यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये बिल्कुल यूहन्ना रचित सुसमाचार जैसे आया कि गुड न्यूज जैसे कहते हैं। मैंने कहा वाह, इतना स्टैंड अगर मैनेजर्स, टॉप बॉसेस ले रहे हैं, तो हमने जी जान लगा दी इंफॉर्मेशन की। और सच वहां का जो है किसी भी जरिए से मिलता हो। बीच में 1 घंटे का शायद वो उन्होंने टेलीफोन लाइंस खोलना शुरू किया। 1 घंटे की टेलीफोन लाइन में हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट आता था, रिकॉर्ड करते थे, एनालिसिस होती थी, लोगों को बिठाते थे, और एक तस्वीर फिर हमने वहां कई दिनों तक 1 घंटे के प्रसारण में पूरी तरह से कश्मीर पर ही फोकस रखा। क्योंकि जितने भी बैरियर्स थे, वो डिजिटल के, इंटरनेट के, शॉर्टवेव रेडियो को कोई पार नहीं पा सकता था। अब शॉर्टवेव रेडियो नहीं है। मैं उसका, ये डूबियस डिस्टिंक्शन है कि मैं उसका आखिरी संपादक था। मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में लेख भी लिखा कि ये मेरे साथ जिंदगी में हमेशा रहेगा कि मैं उसका बीबीसी हिंदी रेडियो सर्विस खत्म करने वाला आखिरी संपादक ही राजेश। बहरहाल मैं इसलिए उसे याद करता हूं। अब बीबीसी 2023 में फरवरी 14 की बात है शायद, ये 2022 में, हाँ 2023 में बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में इनकम टैक्स ने रेड, छापेमारी की। तमाम जो वहां पत्रकार काम करते थे, उनके लैपटॉप्स, उनके जो भी जिन टर्मिनल्स पे काम कर रहे थे, उनको कहा कि तुरंत बंद कीजिए। और बड़ा वहां पे हैरेसमेंट का माहौल था, ऐसा कहते हैं लोग, इनसाइडर्स। इंफॉर्मेशन गैदर की और सी सरकार ने पूरी तरह स्क्रूटनी की। ये इनकम टैक्स की रेड आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा या नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं भी होगा, हो सकता है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया था, जिसमें गुजरात दंगों के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें वो पुरानी इंफॉर्मेशन थी, उसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने एक स्टडी करने के लिए गुजरात दंगों पर टीम भेजी थी। उस टीम की रिपोर्ट कभी नहीं आई थी बाहर। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री करके वो रिपोर्ट जाहिर की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम और इन सब का नाम लिया गया। उसके बाद ये रेड्स हुई। अब रेड्स में क्या हुआ कि रेड्स में ये बात सामने आई कि कुछ गड़बड़ी है। बीबीसी जिन कानूनों के तहत काम कर रही है, वो तो लॉ को तोड़ रही है। क्योंकि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में हमने लंदन में ज्वाइन किया था, और लंदन में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस एक एंटिटी है। जब हमसे कहा गया कि पूरा हिंदी सर्विस, उर्दू सर्विस और बहुत सारी बंगाली कुछ सर्विसों के हिस्से हिंदुस्तान आएंगे, हिंदी सर्विस पूरी तरह से, तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, बीबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जब प्राइवेट लिमिटेड बनाया, इसका मतलब ये हो कि इंडियन एंटिटी हो, कंपनी इंडियन थी, लेकिन उसकी पूरी ओनरशिप बीबीसी लंदन की थी।
यहां पर फ्लॉ है, क्योंकि भारत का कानून जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मीडिया में, उसमें 26% से ज्यादा की इजाजत नहीं देता है। ये 100% ओनरशिप उनकी थी। इस फ्लॉ को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और अब उसमें पूरी स्थिति में बदलाव कर लिया गया है। क्या बदलाव किया गया है? कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। बीबीसी की विश्वसनीयता इस मुल्क में और खासतौर पर पहाड़ों में इतनी ज्यादा है, इसीलिए मैं इस पर बात पर ज्यादा अंडरलाइन कर रहा हूं। मार्क टली का नाम आप सब लोगों को गांव गांव में मालूम है। इमरजेंसी में 1971 की लड़ाई में अपनी तटस्थता और सच को सच कहने की ताकत बीबीसी के पास थी, जिस वजह से बीबीसी का नाम इतना हुआ। अब क्या स्थिति हो गई है? जब ये फ्लॉ पकड़ में आया तो अचानक एक दिन स्टेटमेंट बीबीसी की तरफ से आया कि 4 बीबीसी के जर्नलिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है और वो एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, द कलेक्टिव न्यूज रूम। कलेक्टिव न्यूज रूम नाम से एक नई कंपनी खोली गई और अब ये कहा गया कि वे कलेक्टिव न्यूज रूम इंडियन कंपनी है, 100% ओनरशिप बाय इंडियंस। हिंदुस्तान के इसमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। हिंदुस्तान के नागरिक इस कंपनी को चलाएंगे। इट विल बी लाइक एनी अदर इंडियन मीडिया कंपनी। जी न्यूज है, आज तक है, इंडिया टुडे है, ये है, वो है, उस तरह की होगी, एक मीडिया कंपनी होगी। लेकिन इसका कंटेंट पूरी तरह से बीबीसी खरीदेगा, पैसा बीबीसी इनको देगा, ये कंटेंट बना के देंगे। अब इसको समझिए, आप न्यूज के फॉलोअर्स हैं, आप पढ़ते हैं, आप विश्वसनीयता रखते हैं, बीबीसी को जानते हैं आप। अब ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि ये कंपनी क्या करेगी, क्या उस तरह के फैसले ये कर पाएगी जैसे फैसले 5 अगस्त 2019 को बीबीसी बॉसेस ने लंदन में किए कि आप आधे घंटे की जगह 1 घंटे का प्रोग्राम कीजिए, लेकिन पत्रकारिता पर आंच मत आने, सच को उजागर कीजिए, कहने दीजिए, अपनी बात को रखिए सामने और खौफ मत खाइए। क्या ये कंपनी प्लायबल होगी? क्या इसके बाम मरोड़ी जा सकती है? अगर हां, अगर नहीं और ये लोग सत्ता के सामने खड़े होंगे और सवाल, जेन्युइन सवाल उठाएंगे, बहुत ही ईमानदारी से उठाएंगे, तब तो बात अलग है। लेकिन नहीं उठाएंगे तो ये सीधे बीबीसी की विश्वसनीयता पर सवाल है, क्योंकि आप कंटेंट ले रहे हैं एक इंडिपेंडेंट कंपनी से, और अगर वो प्लायबल होगी, उसको हाथ मरोड़ा जा सकता है। इसका मतलब बीबीसी की जो एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है, जो जिसके लिए बड़ी फख्र वो बीबीसी कंपनी करती है और हम सब लोग जो उससे जुड़े रहे वो करते हैं, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। आज मीडिया में बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिन पर मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन 4:20 हो गए हैं। 4:30 बजे तक मुझे लगता है कि ये सब बातचीत खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ठंड भी हो रही है, आप सब लोगों को घर भी जाना है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अगर मुझसे कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, और अगर कोई सवाल नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन पत्रकारिता है। सवाल पूछना मेरा प्रोफेशन है, सवालों का जवाब देना उनका है जो जवाब नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद।